नमस्कार। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी भारत के भूगोल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं भारत का नाम इतिहास से अब तक क्या क्या रहा है, और इसके अलावा हम लोग उससे जुड़े हुए जो भी व्यक्ति आएंगे या जो भी जगह आएंगे उनके बारे में भी जानेंगे थोड़ा विस्तार से। थोड़ा मोड़ा इधर उधर हटेंगे, नाम से बाहर भी होंगे इधर उधर। तो यहाँ पे अभी आपके सामने है एक मैप। ये भारत का नवीनतम राजनीतिक नक्शा है, पॉलिटिकल मैप है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि लद्दाख और जम्मू और कश्मीर के जो दो यूनियन टेरिटरीज हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, उनको अलग अलग दिखाया गया, उनकी सीमाओं को भी दिखाया गया। तो अभी जो पाकिस्तान के कब्जे वाला गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र है उसे लद्दाख में दिखाया गया है। करगिल भी लद्दाख में ही है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले कि भारत का नाम क्या है। तो भारत के संविधान में ही भारत देश के नाम की चर्चा की गई है, और इसके अनुच्छेद 1 में बताया गया आधिकारिक रूप से कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो भारत है, इंडिया जो कि भारत है, वह राज्यों का एक संघ है। तो यह है भारत की स्थिति, यानी भारत का आधिकारिक नाम इंडिया और भारत दोनों है। और विडंबना यह है कि इंडिया नाम जो है वह पहले है, और इसी कारण अभी हाल फिलहाल में G20 का सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता भारत के पास है अब, और ब्राज़ील के पास चली जाएगी आगे। तो उसमें जितने भी आधिकारिक पत्र थे, आधिकारिक कम्युनिक्स थे, उसमें भारत सरकार ने भारत का प्रयोग किया था, न कि इंडिया नाम का। इसलिए इस पर बहुत विवाद हुआ कि क्यों इंडिया नाम का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो अधिकांश भारतवासी भारत को भारत के नाम से जानते हैं, न कि इंडिया शब्द का प्रयोग करते हैं। तो भारत का अगर प्रयोग किया गया और वह आधिकारिक रूप से मान्य भी है, तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं लगना चाहिए, लेकिन इसके राजनीतिक अर्थ निकाले गए, वह यहाँ का विषय नहीं है। तो देश का क्या नाम है और पुराने नाम क्या है, हम लोग ये थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है हमारे सामने, वह है भारत। भारत नाम जो है वह वैदिक जनजाति थी एक, भरत, उसके ही नाम पर भारत नाम पड़ा। यह वैदिक जनजाति जो थी उसके राजा थे सुदास। सुदास और 10 राजाओं के बीच एक युद्ध हुआ, 10 राग युद्ध जिसे कहते हैं। 10 का मतलब 10 और राग मतलब राजा। तो 10 राजाओं की जो लड़ाई हुई, वह लड़ाई हुई पुरुषनी नदी के तट पर, और पुरुषनी नदी को अभी कहते हैं रावी नदी के नाम से जानते हैं, जिसके तट पर की लाहौर है। तो सुदास ने जिन 10 राजाओं से लड़ाई की वो हैं पुरु, यदु, अनु, द्रह्यु, तुर्वश, अलिन, पख्त, भलानस, विषाणी और शिव। ये 10 राजा हैं, और सुदास ने इन सबको क्या किया, हरा दिया। और इस लड़ाई का मुख्य कारण यह था कि सुदास के जो पहले पुरोहित थे वो थे विश्वामित्र, उनके जगह उन्होंने वशिष्ठ को पुरोहित बनाया। फिर विश्वामित्र ने 10 राजाओं को एकजुट किया और फिर ये लड़ाई हुई, और इस लड़ाई में सुदास विजयी हुए। और इसके बाद उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि भरत, जिसके राजा सुदास थे, और दूसरी ओर उनका विरोधी जो कबीला था, विरोधी जो जनजाति थी, जन थे, जनजाति शब्द के बजाय वहाँ जन शब्द अधिक उपयुक्त होगा वैदिक काल के लिए, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जन से जनपद की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि भरत और पुरु ये दोनों मिलकर एक नया वंश बनाते हैं, जिसे कहते हैं कुरु। तो कुरु वंश आगे चल पड़ता है। इसके बाद भारत नाम जो हमें मिलता है वह मिलता है भरत से। एक दूसरे भरत थे, उनका नाम क्या था, इनका नाम था, इस भरत का नाम था, भरत ही नाम था, और ये थे दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र। दुष्यंत और शकुंतला, इनकी कहानी की चर्चा मिलती है हमें महाभारत में, और इनकी जो प्रेम कहानी है उसका वर्णन कालिदास ने अपने प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में किया। अभिज्ञान शाकुंतलम का अर्थ हुआ शाकुंतला, यानी शकुंतला के बारे में ज्ञान, शकुंतला के बारे में जानकारी, शकुंतला को पहचानना, उसी पर यह कहानी है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो दुष्यंत और शकुंतला और भरत, इन तीनों पर आधारित कई सारे चित्र बनाए राजा रवि वर्मा ने। यह भारतीय चित्रकला परंपरा के महान चित्रकार रहे हैं, आधुनिक काल के चित्रकार रहे हैं। 1848 से 1906 तक इन्होंने भारतीय चित्रकला को समृद्ध किया।
यह एक पोस्टल स्टैंप है। तो इसमें आप पीछे जो देख रहे हैं यह नल दमयंती की दमयंती है। नल दमयंती की कथा भी बहुत ही प्रचलित है। दमयंती अपनी कहानी, अपनी बातें एक स्वर्ण हंस से कर रही है, स्वर्ण पंख वाले हंस से कर रही है, जो कि नल के द्वारा भेजा गया। और फिर यह कहानी और भी आगे बढ़ती है, तो अभी तो उसके लिए यहाँ पे समय नहीं है। राजा रवि वर्मा, जिन्हें कि लॉर्ड कर्जन ने राजा की उपाधि दी थी, वो केरल से थे और उन्होंने कई सारे चित्र बनाए। तो यहाँ जो आप चित्र देख रहे हैं यह है, इस चित्र में आपको बाईं ओर की जो चित्र है इसमें दिख रहे हैं दुष्यंत और शकुंतला, और यह है उनके पुत्र भरत, जो कि बहुत ही वीर बालक थे। वो बचपन में ही सिंह के साथ खेलते थे। तो इतने वीर परंपरा से हम लोग आते हैं। राजा रवि वर्मा ने कई सारे देवी देवताओं के भी चित्र बनाए, जैसे गणेश, शिव परिवार, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता काली, विष्णु इत्यादि। उसके अलावा नरसिंह अवतार, वराह अवतार, राम, शिव, मार्कंडेय, कृष्ण, यशोदा, परशुराम इत्यादि कई सारे चित्र बनाए। और उन्होंने एक तरह से भारतीय चित्रकला को जनजीवन तक पहुंचाया। क्योंकि आप जहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, जैसे सरस्वती माता का चित्र, यह सरस्वती माता का चित्र जो है वह कई बार हम लोगों के आंखों के सामने से गुजरा होगा, और इसी से प्रेरित होकर अधिकांश चित्र जो है वो हमें बाजारों में देखने को मिलते हैं। अब कालिदास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कालिदास संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि माने जाते हैं, महानतम कवि हैं। उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। यह विडंबना है कि हम लोग जो है अपने देश के महान लोगों की तुलना दूसरे देशों से करते हैं, जो कि बहुत बाद में जन्मे। उनसे तुलना उल्टी होनी चाहिए। शेक्सपियर को इंग्लैंड का कालिदास कहा जाना चाहिए। तो हम लोग कहते हैं भारत के शेक्सपियर कालिदास थे, और भारत के नेपोलियन कौन थे? समुद्रगुप्त, जो कि नेपोलियन से हजारों साल पहले ही जन्मे थे और एक विजेता थे। कालिदास गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, उनके दरबार में कवि थे और उनके नवरत्नों में से एक थे। उनमें वराह मिहिर, अमर सिंह इत्यादि लोग थे। कालिदास महान नाटककार थे और उन्होंने मालविका अग्निमित्रम नाम के नाटक की रचना की है। उनका पहला नाटक था। इसमें उन्होंने मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी को दर्शाया है। अग्निमित्र जो शुंग वंश का राजा था और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, को मालविका नाम की दासी से प्रेम हो जाता है, और फिर उसकी पत्नी किस तरह से इस प्रेम को रोकने का प्रयास करती है, इसी की कहानी है इसमें। पुष्यमित्र शुंग के समय भी ग्रीकों का हमला हुआ था, और अग्निमित्र के शासनकाल में भी ग्रीक हमला हुआ था, यवनों का हमला हुआ था। पुष्यमित्र शुंग के समय यह हमला हुआ था साकेत और माध्यमिका में, जो चित्तौड़ के नजदीक है। और अग्निमित्र के समय जब यह आक्रमण हुआ था, हमला हुआ था, तो उसमें उनके पुत्र वसुमित्र ने सिंधु नदी के तट पर यवनों को रोक दिया था। और इस तरह से दोनों ही पिता पुत्र दोनों के काल में यवनों के हमले को बहुत ही आसानी से झेल लिया था इन लोगों ने, उन्हें पराजित किया था। तो याद रखना है मालविका अग्निमित्र के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं कालिदास, और शुंग वंश के संस्थापक हैं पुष्यमित्र शुंग। और यह जो है वह शुंग वंश के ही राजा की प्रेम कहानी है। अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में पहले ही चर्चा हो चुकी है। यह महाभारत में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी थी, उसी पर आधारित है। कालिदास ने 2 महाकाव्यों की रचना की, रघुवंशम और कुमार संभवम। रघुवंशम में भगवान राम के पूर्वजों की कहानी है, तो कुमार संभवम में भगवान कार्तिकेय, जिन्हें कुमार के नाम से भी जाना जाता है, के जन्म की कहानी है। मेघदूत, मेघदूत में विरही यक्ष की कहानी है। वह अपनी प्रेमिका से बिछड़ा हुआ है और अपने संदेशों को मेघों के माध्यम से भेजने का प्रयास करता है। तो मेघ ही जो है वो दूत बन जाते हैं, इसलिए मेघदूत कहानी। ठीक है। विक्रमोर्वश्यम, विक्रम और उर्वशी। ठीक है, विक्रमोर्वश्यम।
तो यहाँ है उर्वशी और पुरूरवा की प्रेम कहानी है। यह प्रेम कहानी जो है उसका दृष्टांत दिया जाता है, क्योंकि उर्वशी जो है वो क्या है, वो एक अप्सरा थी और पुरूरवा जो थे वो धरती के ही राजा थे। तो उन दोनों की यहाँ प्रेम कहानी है। इसमें कुछ शर्तें रखी जाती हैं प्रेम की, जो कि टूट जाती है इंद्र के षड्यंत्र के कारण, और फिर उर्वशी को पुरूरवा को छोड़कर जाना पड़ता है। तो यही है, और उसमें जो विरह का वर्णन हुआ है उसी का दृष्टांत दिया जाता है। तो ये सब थे कालिदास के महत्वपूर्ण रचना। इन्हें आप जरूर याद रखें, और हो सके तो इसका क्या थीम है, क्या कहानी है, कौन राजा है, किस वंश का राजा है, यह सब जरूर याद रखें। यह परीक्षा में पूछा जाता रहा है। तो ये है पुरूरवा नीचे, और ऊपर है उर्वशी। उर्वशी उन्हें छोड़कर जा रही हैं, यही है कहानी। अब भारत देश का नाम एक अन्य भरत पर भी पड़ा है। वो भरत जो थे वे थे जैनों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, या आदिनाथ भी उन्हें कहते हैं, के पुत्र थे भरत। इन्हें जैन धर्म में भरत चक्रवर्तीन कहा गया, यानी चक्रवर्ती, जो चक्रवर्ती राजा होते थे उस तरह का दर्जा दिया गया इन्हें, चक्रवर्तीन। ये जैन धर्म के पहले चक्रवर्ती थे, और इनकी चर्चा जो है वह जैन धर्म में बहुत ही सम्मान के साथ की जाती है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव की चर्चा मिलती है। यह जो मूर्ति देख रहे हैं यह है भरत की ही मूर्ति है, जो कि श्रवणबेलगोला में हमें मिलती है। विंध्यगिरि और चंद्रगिरि नाम के दो पर्वत हैं, वहीं पर इन दोनों भाइयों की मूर्ति मिलती है। इनके भाई थे एक बाहुबली, तो भरत बाहुबली। गोमतेश्वर बाहुबली को ही कहा जाता है। जो यह मूर्ति देख रहे हैं दाएं ओर, यह मूर्ति है गोमतेश्वर की। इस मूर्ति का निर्माण करवाया था गंग वंश के सामंत चामुंड राय ने। यह परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो इसे आप जरूर याद रखें। चामुंड राय ने करवाया था। यह श्रवणबेलगोला में है, और यह जो हाथ को सीधे खड़े करके आप देख रहे हैं मुद्रा, यह मुद्रा कहलाती है कायोत्सर्ग मुद्रा। 12 वर्षों तक यह ऐसे ही खड़े रहे कायोत्सर्ग मुद्रा में, और फिर इन्हें क्या हुआ, कैवल्य की प्राप्ति हुई, जिसे कि जैन धर्म में कहते हैं परम ज्ञान जो है वह कैवल्य ही कहलाता है। तो कैवल्य की प्राप्ति हुई। इस मूर्ति की, यह जो नीचे मूर्ति है बाहुबली की मूर्ति है, इसका 12 वर्ष में एक बार महामस्तकाभिषेक होता है, यानी दूध, घी, दही इत्यादि अनेक पवित्र चीज़ों से इनको स्नान कराया जाता है। और ऐसा वैज्ञानिक भी मानते हैं कि उसी कारण यह मूर्ति जो है वह इतनी साफ, सुंदर और चमकीली या अच्छी अवस्था में अब तक बनी हुई है, जबकि यह इसके बने हुए लगभग 800 साल से अधिक हो गए। अब भारतवर्ष नाम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो भारतवर्ष नाम की चर्चा हमें मिलती है कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। यह है हाथी गुम्फा अभिलेख। यह भुवनेश्वर के निकट है, और भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी की पहाड़ियों में है यह। वहाँ पर एक पहाड़ी है उदयगिरी और एक है खंडगिरी। तो खंडगिरी के बगल में उदयगिरी की पहाड़ी है, वहीं पर है यह हाथी गुम्फा अभिलेख। यह प्राकृत भाषा में यहाँ पर बातें लिखी हुई हैं, और ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई है। तो प्राकृत भाषा से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैन मतावलंबी के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई थी और रहने की। इस अभिलेख में खारवेल ने अपने विजय इत्यादि का वर्णन किया है, और इससे स्पष्ट रूप से यह भी पता चल जाता है कि खारवेल जैन धर्म को मानते थे, जैन मतावलंबी थे। इसी अभिलेख से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि खारवेल ने मगध के राजा को हराया, और वहाँ से जिन की मूर्ति को वह कलिंग लेकर आया। भुवनेश्वर के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं बता दूं कि भुवनेश्वर जो है वह एक प्लान्ड सिटी है, एक नियोजित शहर है। बड़ी प्लानिंग से इसको बनाया गया है, जैसे चंडीगढ़ को बनाया गया था। अब अगले नाम को हम लोग देख लेते हैं, आर्यावर्त। आर्यावर्त धर्मशास्त्रों में वर्णन मिलता है देश का नाम आर्यावर्त के रूप में।
आर्यों का देश, आर्यों का निवास स्थान। आर्य का अर्थ हुआ श्रेष्ठ। और आर्य जो थे वो पहले उनका जो निवास स्थान था यानी ऋग्वैदिक काल में वह था सप्त सैंधव प्रदेश, जो कि यह सिंधु सरस्वती का क्षेत्र है। यह था पश्चिमी पंजाब का क्षेत्र। उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में, वे पूर्व की ओर बढ़े और यहाँ पर आर्य संस्कृति का प्रसार हुआ। तो यहाँ पर कई सारे जो जनजातियाँ थी उनकी चर्चा मिलती है हमें। कुरु, मत्स्य, पंचाल, त्रिगर्त, बाहिक, कैके इत्यादि। अब अन्य भी कुछ नाम हैं जो कि उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं परीक्षाओं के लिए, लेकिन हम एक बार देख लेते हैं। घाग्यार और फाग्युल, ये नाम जो है तिब्बती लोग भारत के लिए प्रयोग करते थे। तियानझू चीनियों के द्वारा ये नाम दिया गया। सिंधु का जो है अपभ्रंश है यह। इंडिया नाम हेरोडोटस ने पहले प्रयोग किया। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। ग्रीक था, ये यूनानी था। मेगास्थनीज ने इंडिके शब्द प्रयोग किया भारत के लिए। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था और उसने इंडिका नाम की पुस्तक भी लिखी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिका मूल रूप में नहीं मिलती है, मूल रूप में नष्ट हो गई है। लेकिन इंडिका की कई सारी बातों को दूसरे दूसरे इतिहासकारों ने लिखा, चर्चा की कि मेगास्थनीज ने ऐसा बताया है। तो उसी के आधार पर हमें यह जानकारी मिलती है कि मेगास्थनीज ने किताब लिखी थी इंडिका नाम की। तो इंडिया को उसने कहा इंडिके। एरियन भी एक ग्रीक इतिहासकार था। इसने अपनी किताब में भारत के लिए इंडोई या इंदोऊ शब्द का प्रयोग किया है। एरियन ने सिकंदर के आक्रमण के समय के भारत की चर्चा की है। सिकंदर का जो भारत पर आक्रमण हुआ उसके बारे में ही लिखा है। भारतीय संस्कृति का प्रसार प्राचीन काल में अनेक क्षेत्रों में हुआ। दक्षिण पूर्व एशिया के सभी देश लगभग हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और वे भारत के लिए जम्बू द्वीप का प्रयोग करते थे। जम्बू का अर्थ हुआ जामुन, ब्लूबेरी जिसे कहते हैं। तो जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग करते थे और इसकी जो चर्चा हमें मिलती है वह अशोक के सासाराम लघु शिलालेख में मिलती है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग किया है और पूजा पाठ जब होता है तो वहाँ भी हम लोग कहते हैं जम्बू द्वीपे भरत खंडे। जब तक भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया प्रचलित नहीं था तब तक दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के लिए जम्बू द्वीप नाम का ही प्रयोग किया जाता था। अब यहाँ से अनेक क्षेत्रों से भारत में ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो कि पश्चिम बंगाल में था, वहाँ से तिरुपति, अमरावती से, चोल नीचे साउथ से, पोल, पल्लव, ये सभी ने अपने एक्सपेडिशंस भेजे। कुछ ने दूतों को भेजा, कुछ ने व्यापारियों को भेजा। तो अनेक माध्यमों से यहाँ पर भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति का प्रसार हुआ। जैसे सुमात्रा में श्रीविजया, यह क्षेत्र जो था वह एक समय हिंदू धर्म से बहुत ही प्रभावित क्षेत्र था। अभी यहाँ पर थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम इत्यादि में तो म्यांमार इत्यादि में बौद्ध धर्म का प्रभाव है और इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पर इस्लाम का प्रभाव है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं साउथ ईस्ट एशिया को। तो आसियान जो है इनका एक संघ है, सदस्य हैं इसके कुल 10। तो बर्मा भी जो है वो आसियान का सदस्य है और आसियान जो है यानी साउथ ईस्ट एशिया में ये सारे देश आते हैं। बर्मा के बाद इधर हम लोग बढ़ते हैं तो बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनोई, फिलीपींस, ये सभी जो है वो आसियान के ही देश है। सिंगापुर। अब यहाँ पे हम लोगों को यह जरूर याद रखना है कि किसकी राजधानी क्या है। तो बर्मा की राजधानी है नैपी ताओ, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, कंबोडिया की राजधानी है फ्रोमफेन, लाओस की राजधानी है वियंतियन और वियतनाम की राजधानी हनोई है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मलक्का स्टेट है और यहाँ पर जो साउथ चाइना सी देख रहे हैं, पार्सल आइलैंड और स्पार्टले आइलैंड,
ये पूरा जो है विवादित क्षेत्र है, क्योंकि चाइना यहाँ पे 9 डैश लाइन को मानता है और वह यहाँ से पूरा, अगर ऐसे कहें तो इस पूरे क्षेत्र को कहता है कि हमारा ही है। यहाँ पर सुमात्रा का, यहाँ पर इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, यहाँ पर जावा द्वीप है जिस पर जकार्ता स्थित है। परीक्षा का बहुत महत्वपूर्ण है, सुमात्रा, जावा, और इधर जो बढ़ते हैं वो तिमोर है। ऊपर में बोर्नियो द्वीप है। बोर्नियो पर 3 देश हैं, परीक्षा में पूछा गया कौन कौन से देश हैं, तो बोर्नियो पर है इंडोनेशिया, मलेशिया और यहाँ पर है ब्रुनोई, यह एक सल्तनत है ब्रुनोई। और यहाँ है सुलावेसी, सुलावेसी द्वीप है। तो और इधर है गिनी, पपुआ न्यू गिनी इसके बगल में है। ये सब जो है यहाँ से यहाँ तक सुमात्रा, जावा, तिमोर, पपुआ न्यू गिनी, बोर्नियो, सुलावेसी, ये सब जो है इंडोनेशिया के ही अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर आपके पास है फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चीज़ और, एक दो चीज़, कि लाओस जो एकमात्र देश है जो कि लैंड लॉक्ड है, यानी पूरी तरह से वह भूमि से घिरा हुआ है, उसके पास कोई अपना समुद्र तट नहीं है। और लाओस एक और चाइना से, दूसरी ओर बर्मा से, थाईलैंड से, कंबोडिया से और वियतनाम से सटता है। थाईलैंड के ही नीचे है कुआलालंपुर जिसकी राजधानी है वह देश मलेशिया, और थाईलैंड से यहाँ नीचे सटा हुआ है कंबोडिया। तो कंबोडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से? थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। तो ये सब मैप देखना है अच्छे से। आपके पास एटलस है तो आप एटलस खोल कर बैठें, या कम से कम इसे रोक कर देखें, समझें, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा देश लाओस का सीमावर्ती देश है या नहीं है। जैसे म्यांमार के बारे में देखें तो म्यांमार का पड़ोसी देश कौन कौन सा है, कहाँ का सीमा सटती है? एक तरफ इसकी सीमा सटती है बांग्लादेश से, फिर भारत से, फिर चीन से, लाओस से और थाईलैंड से। तो इसे देखना। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, वह यह है कि थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और मुद्रा है बाहत या बाहत या बाहत बाहत। तो ये याद रखना है। थाईलैंड के लोग जो हैं था से थाली और भाव से भात, तो थाली में भात ऐसे करके याद रख लीजिए। तो भात ही याद रहेंगे तो कोई बात नहीं, परीक्षा में पकड़ में आ जाएगा। वियतनाम, वियतनाम का है हनोई और यहाँ का क्या है मुद्रा? यहाँ की मुद्रा है डोंग। थाईलैंड की मुद्रा है बाहत, राजधानी है बैंकॉक। वियतनाम की राजधानी है हनोई और मुद्रा है डोंग, डिंग डोंग। वियतनाम के लोग क्या करते हैं? डिंग डोंग करते हैं, ठीक। कंबोडिया, कंबोडिया में नोम पेन, इसकी राजधानी नोम पेन और मुद्रा है रियल। तो ये याद रखना है, रियल है कंबोडिया की मुद्रा। लाओस की मुद्रा है किप, किप, और इसकी राजधानी है वियंतियाने, वियंतियाने, ठीक है। लाओस की राजधानी वियंतियन, वियंतियन, ठीक है। और चाइना की बातों में पूरी तरह आया हुआ देश रहा है ये, तो ये किप है इसकी मुद्रा, किप है चाइना का। म्यांमार न्यायपीदाओ, इसकी मुद्रा है क्यात। तो लाओस की मुद्रा होगी किप, म्यांमार की मुद्रा होगी क्यात और राजधानी होगी न्यायपीदाओ। इंडोनेशिया की राजधानी होगी जकार्ता, मुद्रा होगी रुपया। मलेशिया की राजधानी होगी कुआलालंपुर और मुद्रा होगी रिंगिट, नहीं, मलेशिया की राजधानी होगी रिंगिट, है ना। फिलीपींस की राजधानी होगी मनीला और मुद्रा होगी पेसो। तो पेसो कैसे याद रहेगा? फिलीपींस जो है वह, पेसो एक स्पेनिश से मिलता जुलता शब्द है, तो फिलीपींस जो है वह पिंस और पेसो, यहाँ भी दोनों पैसा है, इधर भी पेसो है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। इंडोनेशिया रुपया, ठीक है। तो फिलीपींस जो है वह एक समय स्पेन का उपनिवेश था, कॉलोनी था। बाद में यहाँ अमेरिका की भी कॉलोनी बना और यहाँ पे स्पेनिश जो है बोली जाती है, अंग्रेजी भी बोली जाती है। तो फिलीपींस जो है वह राजधानी उसकी मनीला और मुद्रा पेसो। थाईलैंड का एक पुराना नाम है सियाम, है ना। थाईलैंड का पुराना नाम है सियाम, परीक्षा में पूछा जा चुका है। इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है उसका नाम था यव द्वीप। यव से ही नाम लगता है चेंज होते होते जावा हो गया होगा। और सुमात्रा को कहा जाता था सुवर्ण भूमि। ऐसा वैसे इस शब्द का प्रयोग साउथ ईस्ट एशिया के लिए किया जाता था, लेकिन सुमात्रा के लिए विशेष रूप से सुवर्ण भूमि शब्द का प्रयोग किया जाता था। और यहाँ पर शैलेंद्र वंश जो थे वो जावा से शासन करते थे, शैलेंद्र वंश के शासक जावा से शासन करते थे। और इसी के एक जो सुवर्ण भूमि के राजा हुए बालपुत्र
सुवर्ण भूमि यानी सुमात्रा के राजा थे बालपुत्र देव। उन्होंने पाल वंश के शासक देवपाल से यह अनुरोध किया कि मुझे नालंदा में एक विहार बनाने की अनुमति दी जाए। तो देवपाल ने अनुमति दे दी। फिर बालपुत्र ने कहा कि ठीक है, मैंने विहार तो बना दिया, लेकिन वहाँ लोग रहेंगे, उनको बौद्ध भिक्षु रहेंगे, छात्र रहेंगे, उनका किस तरह से मेंटेनेंस होगा? तो उसके लिए आप 5 गांव के राजस्व का दान कीजिए, 5 गांव दान दे दीजिए। तो देवपाल ने तथास्तु कहा और कहा कि ठीक है, हम दान दे देते हैं। तो यह परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राजा बालपुत्र देव ने किस पाल वंश के शासक से यह अनुरोध किया था, या नालंदा में विहार बनाने की अनुमति देवपाल ने कहाँ के राजा को दी थी? नालंदा विहार, नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने बनाया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने बनाया था, जो कि गुप्त वंश का शासक था, और इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। बोरोबुदुर मंदिर, बोरोबुदुर मंदिर जो है वह जावा में ही स्थित है और संसार का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। यानी एक इस्लामिक देश इंडोनेशिया में बौद्ध मंदिर है बहुत बड़ा, और वहाँ पर बाली नाम का एक द्वीप भी है जहाँ पर कि हिंदू बहुलता है। यही है बोरोबुदुर मंदिर। भारत से दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति बढ़ी तो फैली, तो उसके साथ ही वहाँ पर मंदिर भी बड़े बड़े बनाए जाने लगे। और अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में बनाया गया। यह विश्व का सबसे बड़ा रिलीजियस स्ट्रक्चर है, सबसे बड़ी धार्मिक संरचना है विश्व में। यह मंदिर जो है वह भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन चूँकि कंबोडिया बौद्ध बहुल हो गया है, बौद्ध धर्मावलंबी वहाँ अधिक रहते हैं, तो अब यहाँ मंदिर बौद्ध हिंदू मंदिर के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि बौद्ध हिंदू दोनों ही इसे अपना मानते हैं। यह देख सकते हैं चित्र में कि कितना बड़ा यह टेम्पल कॉम्प्लेक्स था। इसमें जो 1-2 चित्र हैं उसे आप देखिए, तो पत्थर को काट कर किस तरह से यह सुंदर चित्र बनाया है, यह मूर्ति बनाई गई है सुंदर। इस मंदिर को बनवाने का श्रेय जाता है राजा सूर्यवर्मन द्वितीय को। अब देखिए इस मूर्ति में किस तरह से आज भी मुस्कान एक बनी हुई है, ध्यानस्थ लग रही है मूर्ति, तो एक प्रसन्नता दिख रही है। हजारों साल की यह प्रसन्नता आज तक चली आ रही है। तो यह था अंकोर वाट मंदिर। अब आपने जो भी इस वीडियो में पढ़ा देखा, उसके आधार पर मैंने कुछ प्रश्न आपके लिए रखे हैं, और बिना ऑप्शन के इसलिए रखा है ताकि आपने कितने ध्यान से पढ़ा, कितना आपको याद है, स्पष्ट रूप से आप जान पाएँ। क्योंकि खुद को जब तक आप आंकेंगे नहीं, तब तक आप जो है योद्धा नहीं बन पाएंगे, तब तक आपको पास करना जो आपके लिए मुश्किल होगा। इसलिए आंकें पढ़ने के बाद। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में देश के नाम का वर्णन मिलता है, यह आपको बताना है। दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? कालिदास का कौन सा नाटक महाभारत की एक कहानी पर आधारित है? राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र के ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व थे? कालिदास किसके दरबारी कवि थे? कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र का नायक किस वंश के शासक से प्रेरित है? कालिदास ने किस महाकाव्य में भगवान राम के वंशजों का विवरण दिया है? कालिदास के किस महाकाव्य या काव्य का नायक, एक खंड काव्य से का नायक एक विरही यक्ष है? कालिदास के किस नाटक का नायक एक गुप्त सम्राट है, उस सम्राट का नाम क्या है? तो पहले का उत्तर होगा अनुच्छेद 1 में वर्णन मिलता है, इंडिया दैट इज भारत। दसराग युद्ध रावी नदी पर लड़ा गया था। इस युद्ध का नेतृत्व सुदास ने किया था, 10 राजाओं को हराया था। शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी अभिज्ञान शाकुंतलम। राजा रवि वर्मा प्रख्यात चित्रकार थे, पेंटर थे, केरल से थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंशीय शासक के दरबारी थे। नाटक मालविका अग्निमित्र का नायक अग्निमित्र है, जो कि पुष्यमित्र शुंग का बेटा है और शुंग वंश का राजा है। कालिदास ने रघुवंशम में भगवान राम के वंशजों का विवरण दिया है, और कालिदास के काव्य मेघदूतम, मेघदूत का नायक जो है वह एक विरही यक्ष है, विरह में पीड़ित है, वही यक्ष बिछड़ा हुआ प्रेमी है।
कालिदास के किस नाटक का नायक एक गुप्त सम्राट है? तो इसका उत्तर होगा कालिदास की किस नाटक का नायक एक शुंग सम्राट है। उस सम्राट का नाम क्या है ये बताना है। तो शुंग सम्राट होना चाहिए यहाँ पर, गुप्त नहीं। तो वह सम्राट है अग्निमित्र। अगला प्रश्न, भारत देश का नाम जिन भरत के नाम पर पड़ा वे जैन धर्म के किस तीर्थंकर के पुत्र थे? गोमतेश्वर मूर्ति कहाँ है? इसका निर्माण किसने करवाया था? किस धर्म से संबंधित है? महामस्तकाभिषेक कितने वर्षों में एक बार होता है? तो इन सब का उत्तर होगा कि भारत देश का नाम जिस भरत के नाम पर पड़ा वे ऋषभदेव के पुत्र थे। गोमतेश्वर मूर्ति श्रवणबेलगोला में है। निर्माण चामुंडराय गंगवंश के सामंत ने करवाया था। जैन धर्म से संबंधित है। 12 वर्षों में एक बार महामस्तकाभिषेक होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? थाईलैंड का पुराना नाम क्या है? किस वंश के शासक ने एक पाल शासक से नालंदा में एक विहार बनाने की अनुमति देने और उसके नियमित रख रखाव के लिए 5 गांवों का दान देने का अनुरोध किया, जिसे उस पाल शासक ने मान लिया था? हाथी गुम्फा अभिलेख कालिंगराय खारवेल से संबंधित है। थाईलैंड का पुराना नाम श्याम है और वो जो शासक थे उस शासक का नाम था, शैलेंद्र वंश के शासक थे, उनका नाम था बालपुत्र या बालपुत्र देव और उन्होंने पाल वंश के देवपाल से यह अनुरोध किया था। उस पाल शासक का नाम भी बता दिया गया। बोरोबुद्र मंदिर कहाँ और यह किस धर्म से संबंधित है? अंकोरवाट मंदिर कहाँ, यह किस हिंदू देवता को समर्पित है? यह बताना है आपको। कंबोडिया के सीमावर्ती देशों का नाम बताना है आपको। दक्षिण पूर्व एशिया के एक लैंडलॉक्ड देश का नाम और उसकी राजधानी बताना है। वियतनाम की राजधानी का नाम बताएं और थाईलैंड की मुद्रा का नाम बताएं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे होंगे और नहीं दे पा रहे हैं अगर तो फिर से वीडियो को देखें और ध्यान से देखें और फिर से इन प्रश्नों का उत्तर दें, सटीक उत्तर दें। तब जाकर आप टेस्ट लेंगे, तभी जाकर आप जान पाएंगे कि आप कितने पानी में हैं और आपने कितना कुछ सीखा। वीडियो को पूरा देखें, तभी अच्छे से आप सभी चीज़ों को समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो इसे ज़रूर लाइक करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें और अपने कमेंट दें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।